देखो देखो यहाँ पे आगे टॉपिक शुरू करते हैं। अब हमारे पास आता है अगला टॉपिक मैक्सवेल्स इक्वेशंस। ठीक है, अब देखो मैक्सवेल ने क्या करा, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के 4 बेसिक लॉज लिए, उन 4 बेसिक लॉज को कैलकुलस की इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कैलकुलस की इक्वेशन मतलब उन बेसिक लॉज को डिफरेंशियल फॉर्म में और इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और उन्हीं को हम कहते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन। ध्यान रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इस इक्वेशन की हेल्प से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के बहुत सारी चीजें हमारे पास सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो देखो अब तुम्हें यहाँ पर ये इक्वेशंस पढ़नी है। ठीक है, इनका एप्लीकेशन वगैरह नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, वो सब कुछ तुम्हें एमएससी में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर शुरू करते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस हमारे पास क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले तो वो 4 लॉज देख लो जिनको मैक्सवेल ने यूज करा। देखो हमारे पास सबसे पहले आता है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। थर्ड आता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फैराडेज लॉ। और आखिरी आता है हमारे पास एम्पियर का सर्किटल लॉ। आखिरी आता है हमारे पास एम्पियर्स सर्किटल। ठीक है, ये हमारे पास 4 बेसिक लॉज हैं। ठीक, इन्हीं लॉज को यूज करके 4 इक्वेशंस फॉर्म हुई जिनको हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, ये 4 इक्वेशंस क्या क्या है, कैसे कैसे है, जरा समझते हैं। देखो हमारे पास इस तरह से अब ये 4 इक्वेशंस आती हैं। देखो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, इसका यूज करके पहली इक्वेशन आई हमारे पास डेल डॉट डी इज इक्वल टू 0। सॉरी, डेल डॉट डी इज इक्वल टू। अच्छा पहले रुको, पहले सिंबल ना देख करके पहले जरा लैंग्वेज में देख लो। डेल डॉट करते मतलब क्या ले रहे हैं, डाइवर्जेंस ले रहे हैं। तो यहां पर हो गया हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर डी, ये क्या है हमारे पास, रो के बराबर। फिर अगला आता है हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी, ये आता है 0। ठीक है, आगे जरा देखो, आगे आता है हमारे पास कर्ल ऑफ वेक्टर ई, ये वैल्यू आती है माइनस का डेवर बी ओवर डेवर डी। ठीक है, आगे देखो लास्ट इक्वेशन, ये हमारे पास फोर्थ आता है। फोर्थ आएगा हमारे पास कर्ल ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू, यहां पर आएगा हमारे पास म्यू नॉट वेक्टर जे प्लस, और ये आता है हमारे पास डेवर डी ओवर डेवर डी। ये हमारे पास मैक्सवेल की 4 बेसिक इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, ठीक, अब जरा सुनो, जरा ध्यान से देखो, इसमें बार बार एक ही चीज आ रही है। देखो 2 बार मैग्नेटिक फील्ड और 2 बार इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ही और एक। अच्छा, डी भी हमारे पास इलेक्ट्रिक वेक्टर ही होता है, डी में और ई में थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, डी हम ये जो ई देख रहे हो ये हमारे पास नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो डी देख रहे हो ये इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इनके फिजिकल नेचर में थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी दोनों हमारे पास लगभग इधर की जैसे होते हैं। तो देखो हमारे पास मैक्सवेल्स इक्वेशंस आती कैसे, ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस और कर्ल लेकर के हमारे पास जो इक्वेशंस आती हैं उन्हीं को हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस कहते हैं। जरा ध्यान से देखो, ये तो तुम्हारा पढ़ा हुआ है, थर्ड और सेकंड रिजल्ट, ध्यान से देखो, सेकंड और थर्ड रिजल्ट तुमने देखे हुए हैं। क्या देखा हुआ है, जब तुमने गॉस लॉ देखा था मैग्नेटोस्टैटिक्स में, तो उसमें दिखाया था कि गॉस लॉ का हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा, यही आया था डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू 0। तो जो गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म देखा था वो वाकई में क्या है, मैक्सवेल की इक्वेशन है। ये डिफरेंशियल फॉर्म दिया किसने था, मैक्सवेल नहीं दिया था। इतनी बात क्लियर। आगे जरा सुनो, अब ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। सोचो जरा ध्यान से, तो मैं यहाँ पर ये लॉ बताया था, इसके बारे में काफी कुछ समझाया भी था कि हमारे पास जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है वो हमारे पास होता है कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेवर बी ओवर डेवर डी। इतनी बात क्लियर आता है। आगे जरा से एक हमारे पास ये रिजल्ट और आता है, ये कहां से आता है, ये हमारे पास एम्पियर के रिजल्ट से आता है। ठीक है, तो जरा सुनो, ये हमारे पास 4 इक्वेशंस है, ये तुमने लैंग्वेज के फॉर्म में देखी। अब इन्हीं को तुम देख लो
सिंबल के फॉर्म में डाइवर्जेंस लगाओगे तो डाइवर्जेंस मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास डेल डॉट डी इज इक्वल टू, ठीक है। अगला रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। फिर देखो हमारे पास वो कर्ल में आ गया, कर्ल में हमारे पास होता है तो ये आ गया हमारे पास डेल क्रॉस ई, डेल क्रॉस ई हमारे पास हो जाएगा माइनस का डेवर बी ओवर डेवर टी। आगे हो जाएगा हमारे पास डेल क्रॉस बी, डेल क्रॉस बी क्या है हमारे पास, ये आखिरी इक्वेशन है म्यू नॉट, यहाँ पर आ गया हमारे पास जे प्लस डेवर डी ओवर डेवर टी, ठीक है। इतनी बात, इस तरह से हमारे पास ये 4 इक्वेशन आती है, ठीक है। लिख लिया, हटा दें इनको, देखो हटा दें। और ध्यान रखना है सारी इक्वेशंस याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, बार बार पूछी जाती हैं। जो पूरा टॉपिक आज करा रहे हैं, ठीक है, इससे 2-3 ऑब्जेक्टिव जरूर मिलते हैं। सोचो आज के अकेले टर्म से तुम्हें 2-3 ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। अब ये क्यों मिल जाएंगे, मान लो जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं इससे डायरेक्ट ना पूछा जाए कि मैक्सवेल की हमारे पास 3rd इक्वेशन क्या है, 4th इक्वेशन क्या है, ये सारी चीजें डायरेक्ट ना पूछी जाए, हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो आखिरी यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें हम यहाँ पर बार बार इन चीजों को देखेंगे, अप्लाई करके भी देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या और कैसे कैसे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो चीजें आगे आज पढ़ रहे हो इनका बहुत बड़ा रोल है तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है। कंफर्म इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आगे बता दें, अब देखो, अब तुम्हें सब कुछ सिंबल में ही देखना है, बार बार हम कर्ल और डाइवर्जेंस लिखेंगे नहीं। अब इन इक्वेशंस को थोड़ा अलग फॉर्म में लिखते हैं। देखो ध्यान से, इन चारों लॉज के नाम याद रखना कि कौन से लॉज से हमारे पास मैक्सवेल की इक्वेशंस बनती है, चारों याद ध्यान रखना, ठीक है। चलो देखो हमारे पास 4 बेसिक इक्वेशन क्या थी, ये थी हमारे पास डेल डॉट डी इज इक्वल टू, फिर आया हमारे पास डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। अगली इक्वेशन थी हमारे पास डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस का डेवर बी ओवर डेवर डी, और लास्ट इक्वेशन आई हमारे पास डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये आया हमारे पास वेक्टर जे प्लस डेवर डी ओवर डेवर डी, ठीक है। अब देखो अब हम यहां पर इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। देखो यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे कुछ बेसिक रिजल्ट्स पता, क्या क्या पता जरा देखो। अब देखो हमारे पास एक रिलेशन होता है डी में और ई में। देखो ध्यान से, तुम्हें यहां पर पता है कि हमारे पास डी बराबर एप्सिलॉन नॉट ई होता है। सोचो जरा ध्यान से, ये बात क्लियर है। अच्छा, और एक और रिजल्ट होता है, देखो हमें B में और H में एक रिजल्ट पता है। देखो हमारे पास B की वैल्यू होती है म्यू नॉट H, ये कुछ याद है कि नहीं याद है? ये हमारे पास कुछ बेसिक रिजल्ट होते हैं। देखो ये जो रिजल्ट देख रहे हो तुमने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, और ये जो ऊपर रिजल्ट देख रहे हो ये तुम अभी देख करके आए हो पिछले टॉपिक से, ठीक है। देखो पहले एक टॉपिक पढ़ा था, उसको तुमने देखा था D बराबर हमारे पास एप्सिलॉन नॉट E होता है। ये मान लो एक वेक्टर है तुम्हारे पास, ठीक है। अभी थोड़ी देर के बस इसको एक वेक्टर मान के चलो, जो क्या है हमारे पास सीधा सा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ध्यान रखना, जो भी चीज हम पढ़ाते हैं उसका केवल नाम है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जरूर समझाएंगे। आगे आने वाले टाइम में तुम्हें जरूर देखने को मिलेगा कि E में और D में फर्क क्या होता है। E के बारे में तो तुम्हें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। D क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बस इसका एक नाम याद रखो। अभी इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताएंगे कि इसको फिजिकली तुम्हें कैसे पहचानना है, तुम्हें इसके बारे में सोचना कैसे, क्यों जरा समझना। देखो जब हम E की बात करते हैं तो E के बारे में तुम्हें पता है, E हमारे पास क्या है, पॉजिटिव से निकलने वाला वेक्टर, नेगेटिव की तरफ आने वाला वेक्टर। ये एक ऐसा वेक्टर
वेक्टर होता है हमारे पास, ठीक है। जैसे हम ई की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत इमेज बन जाती है, लेकिन जब डी की बात करेंगे तो तुम्हारे दिमाग में कोई इमेज नहीं बन रही है। पता है क्यों? क्योंकि तुमने इसका केवल नाम सीखा, ठीक है। इसका हमारे पास फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है इसके बारे में तुम्हें भी कुछ नहीं पता। तो ध्यान रखना, यहाँ पर अभी तुम आगे चल के सीखोगे, अभी यहाँ पर ये बताने वाली बात नहीं है। जब आगे चलोगे टॉपिक्स आएंगे तुम्हारे, तब तुम्हें इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। आगे चलते, अब देखो जरा ये वैल्यूज लगाते हैं, ठीक है। ये वैल्यूज जरा अप्लाई करो, देखो हमारे पास क्या है। देखो अब यहाँ पर पहली क्वेश्चन में डी दिख रहा है, डी की जगह क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट। अगर एप्सिलॉन नॉट ई लगाओगे तो जरा सोचो क्या होगा। यहाँ पर एप्सिलॉन कांस्टेंट है, ठीक है। एप्सिलॉन कांस्टेंट है तो एप्सिलॉन हमारा डेल से बाहर हो जाएगा, डेल से बाहर होगा तो हमारे पास एप्सिलॉन नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो देखो अगर ये वैल्यूज अप्लाई कर दो तो देखो हमारे पास इक्वेशन कैसे कन्वर्ट होती है। ये आ गया हमारे पास डेल और देखो डॉट, यहाँ पर हमारे पास आ गया ई, यहाँ पर आ गया रो और अपॉन में आ गया एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना क्या करा, जो हमारे पास वेक्टर डी है इस वेक्टर डी की जगह ये वैल्यू रखी एप्सिलॉन नॉट ई। ये एप्सिलॉन नॉट ई यहाँ रखोगे तो एप्सिलॉन हमारे पास बाहर आके यहाँ पे क्या हो गया? डिवाइड हो गया। इतनी बात क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से पहली इक्वेशन है। आगे जरा देखो सेकंड इक्वेशन, देखो अब यहाँ पर हमें बी दिख रहा है। अच्छा बी है, बी की जगह क्या रखोगे? म्यू नॉट एच। म्यू नॉट हमारे पास फिर से डेल से बाहर आ जाएगा, डेल से बाहर आके कहां चला गया? जीरो पे। तो देखो हमारे पास ये क्या हो गया? रिजल्ट आ गया डेल डॉट एच इज इक्वल्स टू जीरो। ये सेकंड रिजल्ट आ गया। थर्ड रिजल्ट देखो, थर्ड रिजल्ट में हमें पता है यहाँ पे डेल क्रॉस ई है और यहाँ पर हमारे पास डेवर बी ओवर डेवर। तो जो बी दिख रहा है बी की जगह हम क्या रख सकते हैं? म्यू नॉट एच। अच्छा म्यू नॉट एच रखोगे तो म्यू नॉट हमारे पास कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो ये हमारे पास डेवर ओवर डेवर टी से बाहर आएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट, ये आ गया हमारे पास डेवर एच ओवर डेवर। इतनी बात क्लियर है? अगला रिजल्ट देखो, फोर्थ रिजल्ट देखो, फोर्थ रिजल्ट हमारे पास डेल क्रॉस ई है। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी की जगह रखोगे म्यू नॉट एच, तो यहाँ पर म्यू नॉट एच आएगा। म्यू नॉट हमारे पास डेल से बाहर आ जाएगा, डेल से बाहर आए तो म्यू नॉट से अब म्यू नॉट हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो देखो जैसे ही रखोगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास डेल क्रॉस एच। एच क्यों आएगा? यहाँ पर था बी, बी की जगह क्या रख दिया? म्यू नॉट एच। म्यू नॉट यहाँ बाहर आ गया, लेकिन बाहर आके क्या हुआ? यहाँ पर जो आर एच एस में म्यू नॉट दिख रहा है इससे हमारा म्यू नॉट कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ गया वेक्टर जे प्लस डेवर वेक्टर डी ओवर डेवर। ये हमारे पास चार इक्वेशन आ गए, ठीक है। तो ध्यान रखना अभी भी हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो डाइवर्जेंस और कर्ल होते हैं इन्हीं को हम यहाँ पर मैक्सवेल्स की चार इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, ये हमारे पास चार इक्वेशंस आ गई। अगर मान लो ये इक्वेशंस किसी होमोजीनियस मीडियम में अप्लाई करी जाए तो यहाँ पर आ गया हमारे पास इन होमोजीनियस मीडियम। अगर हम ये इक्वेशंस होमोजीनियस मीडियम में अप्लाई करते हैं तो जरा समझो अभी क्या था हमारे पास। अभी ये जो रिजल्ट देख रहे हो ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है, ये हमारे पास है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा ये क्या हमारे पास? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जब किसी होमोजीनियस मीडियम में जाओगे तो तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेगी परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम एंड परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। उस मीडियम की परमिटिविटी और परमिएबिलिटी तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखना जब भी हम यहाँ पे होमोजीनियस मीडियम की बात करते हैं तो ध्यान रखना अब हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर जो वेक्टर डी देख रहे हो अब ये हो जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट वेक्टर ई, और यहाँ पर हमारे पास जो वेक्टर बी आ रहा है ये वेक्टर बी हो जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा। देखो अब केवल एप्सिलॉन होगा, यहाँ पर आ गया म्यू और ये आ जाएगा हमारे पास एच, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है? ये एप्सिलॉन है हमारे पास परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और यहाँ पर हमारे पास जो म्यू दिख रहा है म्यू के बारे में सोचो, ये हमारे पास है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। देखो ये हमारे पास परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। इस तरह से हमारे पास एक दो रिजल्ट आते हैं, ध्यान रखना इनको। ये हमारे पास परमिटिविटी ऑफ मीडियम, कौन सा मीडियम? वो जो होमोजीनियस मीडियम है हमारे पास वो। और ये जो म्यू देख रहे हो ये हमारे पास परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम है, कौन सा मीडियम? जो होमोजीनियस मीडियम की बात हो रही है, ठीक है। इन दोनों को लिख लो तो हटा दिए, लिख लिया। आगे देखो चलो देखो अगर तुम्हें ये रिजल्ट दिख रहा है तो जरा सोचो अब क्या होगा। अब हमारे पास जो इक्वेशंस बनेंगे उनके बारे में सोचो। जहां जहां तुम्हें ये एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट दिख रहे हैं वहां वहां हमारे पास एप्सिलॉन
और म्यू आ जाएगा। बात समझ आ रही है यहाँ पे, जहां पर एप्सिलॉन नॉट लिखा और जहां म्यू नॉट दिख रहा है वहां पर हमारे पास एप्सिलॉन और म्यू आ जाएगा। देखो हमारे पास अब इक्वेशंस बनती है, यहाँ पर हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई, ये आ गया हमारे पास डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू आ जाएगा, देखो यहाँ पे रो अपॉन एप्सिलॉन। कितनी बात है, ध्यान रखना भैया, ई में और एप्सिलॉन में फर्क रखना, ठीक है। देखो अलग अलग सिंबल दिख रहे हैं। आगे देखो हमारे पास सेकंड रिजल्ट क्या आएगा, सेकंड रिजल्ट आता है हमारे पास डेल डॉट एच, ये तो खैर जीरो ही है हमारे पास। आगे देखो हमारे पास थर्ड रिजल्ट क्या आता है, थर्ड रिजल्ट आएगा हमारे पास डेल क्रॉस ई। अब जरा डेल क्रॉस ई के बारे में सोचो, हमारे पास क्या है, यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस का म्यू, ये आ गया डेबल एच ओवर डेबल टी। ध्यान रखना म्यू नॉट की जगह क्या आ गया हमारे पास म्यू, तो यहाँ पर हमारे पास अब फोर्थ इक्वेशन आएगी। फोर्थ इक्वेशन के बारे में जरा सोचो, अब ये आ गया हमारे पास डेल क्रॉस एच और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पर हमारा, अच्छा फोर्थ इक्वेशन पे खैर कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ना म्यू नॉट है ना एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास वेक्टर जे प्लस ये आ गया हमारे पास डेबल डी ओवर डेबल डी। अच्छा इसमें एक काम और कर सकते हो, देखो जो यहाँ पे डी दिख रहा है, डी की जगह तुम यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ई भी लगा सकते हो, ठीक है। हाँ इसको लगा दो जरा पे, ये छूट गया। देखो ध्यान से, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ई लगाओगे तो एप्सिलॉन क्या होगा, ये हमारे पास डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। ये क्या दिख रहा है, डेबल ओवर डेबल टी। तो देखो एप्सिलॉन नॉट हमारे पास बाहर आ गया, ये आ गया हमारे पास डेबल ई ओवर डेबल टी। ये जरा देख लेना, ये छूट गया तुम्हारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी हमारे पास वही रिजल्ट आ जाएगा, बस जहाँ एप्सिलॉन नॉट है वहां पर एप्सिलॉन हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास एप्सिलॉन, ये आ गया हमारे पास डेबल ई ओवर डेबल टी, ये आ गया डेबल ई ओवर आ गया हमारे पास डेबल टी। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। तो देखो ये हमारे पास चार इक्वेशंस है होमोजेनियस मीडियम के लिए, ऊपर जो इक्वेशन देख रहे हो ये हमारे पास फ्री स्पेस के लिए, ठीक है। सारे रिजल्ट एक बार देख डालो, ध्यान रखना फिर से बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें दिख रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। सीधा सा आ जाएगा, व्हाट इज द मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन द होमोजेनियस मीडियम, ठीक है। हमारे पास मैक्सवेल की इक्वेशन कौन सी हो, चार ऑप्शन दे देंगे, उसमें सही पहचाननी होगी कि हमारे पास सही कौन सी है, ठीक है। तो ध्यान रखना हमारे पास ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पेपर के लिए। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां तक जो कुछ था वो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो चार इक्वेशंस है, इन चारों इक्वेशंस के जरा थोड़े से डेरिवेशन देखने देख लो। खैर दो के डेरिवेशन तो तुम्हें आते नहीं, देखो जो सेकंड वाला है तुम्हें प्रूफ करके दिखाया था और जो थर्ड वाला है ये भी तुम प्रूफ करके देख चुके हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जल्दी से एक बार में डेरिवेशन देख लेते हैं फटाफट। रफ करते हुए क्या देख रहा है, देखो साफ हो गया, देखो अब देखो यहाँ पर हमें डेरिवेशन करना है। देखो पहले इक्वेशन की बात करते, पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, डेल डॉट डी इज इक्वल टू 0। देखो हमारे पास पहली इक्वेशन कहां से आती है, पहली इक्वेशन हमारे पास गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से निकल करके आती है। देखो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ यूज करेंगे और वहां से पहली इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया फर्स्ट इक्वेशन, देखो इसका डेरिवेशन कैसे होता है। देखो यहां पर हमारे पास फ्रॉम गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है सोचो जरा, यहां पर हमारे पास सीधा होता है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है वो क्लोज्ड सरफेस में तो उसमें फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अच्छा फ्लक्स क्या होता है सोचो, फाई की वैल्यू हमारे पास ई डॉट ए होती है। अगर यहाँ पर कोई छोटा सा एरिया ले लोगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हम एरिया की जगह एरिया में ए का सिंबल क्या यूज कर लेते हैं, एस यूज कर लेते हैं। तो देखो फाई क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होता है, फाई हमारे पास इंटीग्रेट ई डॉट डीएस भी होता है। देखो हमारे पास गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या बना, ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेट ई डॉट डीएस
इंटीग्रेट ई डॉट ds ये बराबर आ गया हमारे पास q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। बोले बात समझ आ रही है यहाँ पे? यही होता है हमारे पास गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो हमारे पास जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स किसके बराबर? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अच्छा एक बात समझना भी, q हमारे पास q कहां पर है? q हमारे पास किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर है। अच्छा क्लोज्ड सरफेस तो थोड़ा सोचो क्या होगा। अब यहाँ पर हमारे पास अगर चार्ज है तो अंदर क्या आएगी? चार्ज डेंसिटी भी आएगी। क्यों? कोई चार्ज किसी वॉल्यूम में रखा है, इसका वॉल्यूम भी है, तो कोई चार्ज किसी वॉल्यूम में रखा है तो उसके अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगी कि नहीं आएगी यहाँ पे? तो देखो अब यहाँ पर हमें एक बात बताया, सेंस जो Q होगा इसको कैसे लिख दोगे? देखो अगर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? चार्ज आएगा, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में अगर वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कराओगे तो चार्ज आएगा। लेकिन अगर तुम किसी स्मॉल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा दो तो छोटा सा चार्ज आएगा, लेकिन अगर किसी को इंटीग्रेट कर दो तो कंप्लीट चार्ज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो सोचो यहाँ पे अगर हम यहाँ पर चार्ज डेंसिटी को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो तो क्या मिलेगा? कंप्लीट चार्ज मिलेगा। तो Q बराबर क्या होता है? इंटीग्रेट रो dV। कोई परेशानी किसी को? तो एक काम करते हैं, ये Q की वैल्यू उठा के अप्लाई करा देते हैं। तो देखो हमारे पास रिजल्ट क्या है? ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेट E डॉट ds इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है? देखो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा हुआ है और यहाँ पर आ गया हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो dV। इतनी बात क्लियर? अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास सरफेस इंटीग्रल, ये हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल। अब हमें पता है कि हमारे पास एक गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस करना क्या होता है, जो हमारे पास ये दिख रहा है, देखो जो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फील्ड होती है उस कॉन्टिन्यूअस फील्ड का हमको यहाँ डाइवर्जेंस लेना होता है। लिख के नहीं दिखा रहे, ठीक है। तो हम शायद डायरेक्टली कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है अब ये कन्वर्ट हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल में। कैसे? जो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका हम यहाँ पर डाइवर्जेंस ले लेंगे और हमारे पास ये किसमें कन्वर्ट हो गया? वॉल्यूम इंटीग्रल में। बोलो इतनी बात क्लियर? बगल में क्या रखा हुआ है? एप्सिलॉन नॉट को जरा अंदर लेके लो तो यहाँ पर क्या हो गया? वॉल्यूम इंटीग्रल रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट dV। बोले समझ में आया? अब ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल, ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल। अगर तुम्हें कोई परेशानी तो यहाँ पे लिख लेना, ये कहां से आया? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से आया। हम यहाँ पर क्यों करा रहे हैं? ध्यान रखना डेरिवेशन है, तुम्हारे एग्जाम से इनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी हम एक बार करा दे रहे हैं क्योंकि सब पुरानी बातें तुम्हें काफी हद तक रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और इतना करोगे तब जाकर के तुम्हारे दिमाग में इक्वेशंस बैठेंगी। देखो यहाँ पे डेरिवेशन कराने का मतलब ये नहीं होता कि हम तुम्हें डेरिवेशन रटवा रहे हैं, ध्यान रखना। ये कराने का मतलब है इतना देखोगे, तुम्हें रीजन सारे पता होंगे, तब जाकर के रिजल्ट तुम्हारे दिमाग में कायदे से बैठेंगे। नहीं तो केवल रिजल्ट रिजल्ट रटते चले जाओ। ध्यान रखना आखिरी टाइम तक तुम सारे रिजल्ट रट नहीं सकते, ठीक है। कुछ भी कर लो, रिजल्ट रटोगे हफ्ते भर में भूल जाओगे। देखो ध्यान से, लेकिन अगर दिमाग में प्रोसेस बैठेंगे, रीजन बैठेगा तो चीजें ज्यादा टाइम तक याद रहेंगी। और इसमें कुछ भी नया नहीं है, बस जो आखिरी इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन, उसका डेरिवेशन तुम्हें थोड़ा बड़ा देखने को मिलेगा, अदरवाइज सब आसान से है, फटाफट होकर चले जाएंगे। देखो जल्दी से। अब देखो वॉल्यूम इंटीग्रल है, हटा दो वॉल्यूम इंटीग्रल तो क्या होगा? इस इंटीग्रल का ये इंटीग्रैंड है और ये इंटीग्रैंड बराबर हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो गया? देयरफॉर यहाँ पर आ गया हमारे पास डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू आ गया रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एप्सिलॉन नॉट ऊपर लेके जाओ, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल के अंदर भी चला जाएगा, तो क्या हो गया? ये डेल डॉट और ये आ गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ई बराबर हो। सोचो ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अब सोचो एप्सिलॉन नॉट ई क्या होता है? जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ई दिख रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? वेक्टर डी। ये हमारे पास वेक्टर डी है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो गया हमारे पास डेल डॉट डी बराबर रो। ये हमारे पास रिजल्ट आता है। ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा इसी तरह से सेकंड इक्वेशन देखते हैं। देखो सेकंड इक्वेशन तो बहुत ही आसान है। देखो सेकंड इक्वेशन कहां से आती है? ये हमारे पास गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स से आती है। तो देखो हम यहां पर आ गया हमारे पास गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। अब देखो मैग्नेटोस्टैटिक्स में क्या होता है? गॉस ने बताया कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, बहुत ध्यान सुनना, हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो हमेशा जीरो होता है, ठीक है। अच्छा ये किसी को पता है ये जीरो कहां से होता है? नहीं पता? देखो ध्यान से, ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो आ रहा है, ये इसलिए आता है क्योंकि अगर किसी क्लोज्ड सरफेस में तुम कोई मैग्नेट रखोगे तो मैग्नेट क्या होगा? डाइपोल नॉर्थ और साउथ। ये हमारे पास नॉर्थ और साउथ डाइपोल होगी, तो जितना हमारे पास फ्लक्स बाहर निकलेगा उतना ही फ्लक्स यहां से अंदर आता है, ठीक है।
तो यहाँ पर ध्यान रखना इक्वल फ्लक्स क्रिएट होता है पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स हमेशा जीरो मिलेगा। अच्छा फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स हमारे पास होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। तो जैसे ये आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, वैसे यहाँ पर क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। तो ध्यान रखना फ्लक्स क्या है जीरो, फ्लक्स का रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, देखो फ्लक्स का रिजल्ट आएगा हमारे पास इंटीग्रेट मैग्नेटिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया बराबर जीरो। बोलो तेरी बात क्लियर। ये हमारे पास है गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है, पहले भी देख के आ चुके हो, कुछ नया नहीं है तुम्हारे सामने। अब आगे जरा अच्छा अगर ये जीरो तो जरा सोचो क्या होगा, किसी इंटीग्रेशन का रिजल्ट जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर जो वैल्यूज है उनको जीरो होना पड़ेगा। अब देखो क्या होगा, क्या यहां से b को जीरो कर सकते हो, सवाल ही नहीं उठता, b हमारा जीरो जा ही नहीं सकता। अगर b जीरो हो गया मतलब हमारे क्लोज्ड सरफेस के अंदर किसी तरह का कोई मैग्नेट रखा ही नहीं है, तभी तो b जीरो हुआ। अगर मैग्नेट नहीं रखा तो काहे का गॉस लॉ, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है सबसे पहले इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो क्या कर सकते हैं, तो देखो अब यहाँ पर करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फिर से अप्लाई होगी। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करो तो क्या होगा, ये जो सरफेस इंटीग्रल था कन्वर्ट हो गया वॉल्यूम इंटीग्रल में। अब जो कॉन्टिन्यूअस फील्ड है हमारे पास, ये जो कॉन्टिन्यूअस फील्ड है इसका क्या करना पड़ेगा, डाइवर्जेंस लेना पड़ेगा। ये आ गया हमारे पास डेल डॉट बी, और जो सरफेस इंटीग्रल था वो भी हमारे पास आ गया वॉल्यूम इंटीग्रल। इतनी बात है। अब जैसे हमने इतना करा तो सोचो, इतना करने पर एक बात पता चली कि हमारे पास अब जो इंटीग्रैंड है वो क्या कन्वर्ट हो गया, वो हमारे डेल डॉट बी में कन्वर्ट हो गया, और डेल डॉट बी अब जीरो पॉसिबल है। जो बी देख रहे हो ये कभी जीरो पॉसिबल ही नहीं था, हम यहां से तो कभी जीरो कर ही नहीं सकते। देखो ध्यान से, यहां पर ये रिजल्ट तब जीरो आएगा जब या तो बी जीरो हो जाए या तो डीएस जीरो हो जाए, ठीक है। तो ना बी जीरो होगा ना डीएस। डीएस क्या होगा, स्मॉल सरफेस एरिया। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है तो किसी सरफेस से तो बाहर निकल रहे हो, क्या सरफेस एरिया जीरो हो सकता है, नहीं। अगर सरफेस एरिया जीरो कर तो मतलब क्लोज्ड सरफेस है ही नहीं। अगर बी जीरो कर तो मतलब सरफेस के अंदर मैग्नेट ही नहीं है। तो अगर इन दोनों में से किसी को जीरो करा मतलब हमारी सारी जो कंडीशन है वो वायलेट हो गई। अगर हमें उन कंडीशंस को बना के रखना तो क्या करना पड़ा, हमें यहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ी, और इसको यहाँ पर हमें वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना पड़ा। जैसे वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करा, अब ये जो हमारे पास इंटीग्रैंड आया डेल डॉट बी, ये जो इंटीग्रैंड देख रहे हो, अब ये इंटीग्रैंड हमारा जीरो हो सकता है। देखो क्या होगा, हमारे पास जो डेल डॉट बी है ये हमारा जीरो हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या है, देखो यहाँ पर देयरफॉर हमारे पास रिजल्ट आ गया डेल डॉट बी बराबर जीरो। ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स या फिर मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, ठीक। अब इसी को चाहो तुम एच में कन्वर्ट कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पर पता है कि हमारे पास जो बी होता है वो हमारे पास म्यू नॉट एच होता है, लगा दो म्यू नॉट जीरो पे चला जाएगा, तो फिर से क्या हो गया डेल डॉट एच बराबर जीरो, ठीक है। म्यू नॉट लगाओगे लेकिन म्यू नॉट बाहर आके कहां चला गया, जीरो पे, तो डेल डॉट एच बराबर जीरो। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। आगे देख लो एक बार पूरा प्रोसेस, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, देखो आगे देखते हैं इसी में। अब देखो हमारे पास थर्ड इक्वेशन आती है, फिर वही बात इरेज होते हुए देखोगे। देखो अब यहाँ पे हमारे पास थर्ड इक्वेशन आती है, ठीक है। देखो थर्ड इक्वेशन कहां से आती है, थर्ड इक्वेशन हमारे पास फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से आती है। देखो अब यहां पर हमारे पास आएगा फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। From Faraday's law of electromagnetic induction। देखो हम यहाँ पे फैराडे का लॉ पता है कि हमारे पास फैराडे का लॉ तो ईएमएफ जो होता है हमारे पास वो डी फाई अपॉन dt के बराबर होता है। बोले बात क्लियर। अच्छा कैसे डी फाई अपॉन dt, कुछ याद है, हमारे पास ये नेगेटिव डी फाई अपॉन dt के बराबर होता है, ठीक है। जब यहाँ पे फैराडे का लॉ और लेंज के लॉ से तुम यहाँ पे साइन मिलाओगे तो हमारे पास डायरेक्शन यूज करोगे तो हमारे पास E बराबर होता है माइनस डी फाई अपॉन dt। इतनी बात क्लियर। अच्छा जरा फाई के बारे में सोचो, फाई क्या है। देखो हमारे पास फाई है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये बात क्लियर। फाई जो देख रहे हो फाई हमारे पास है मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स का तो फॉर्मूला अभी भी देख के आए ना, अगर फाई देखोगे तो फाई क्या होता है हमारे पास, ये हो जाएगा इंटीग्रेट बी डॉट ds होगा कि नहीं होगा, ठीक है। देखो फाई में क्या होता है हमारे पास, दो फ्लक्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इंटीग्रेट E डॉट ds, मैग्नेटिक फ्लक्स है तो इंटीग्रेट B डॉट ds, ठीक है। हमें यहाँ पर बस इतना देखना है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है तो हमारे पास आएगा सिंस फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेट
बी डॉट डी एस। ये कैसा वेक्टर होगा? सरफेस वेक्टर हो जाएगा। तो रखो जरा ध्यान से। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई E इज इक्वल्स टू माइनस, ये हमारे पास है डी अपॉन डी टी, और फाई की जगह आ गया हमारे पास इंटीग्रेट, और ये आ गया हमारे पास बी डॉट डी एस। ठीक है, आगे सर देखो ये हमारे पास ईएमएफ आ गया। ठीक है, अच्छा ईएमएफ का क्या कर सकते हैं, ध्यान सुनना। हमारे पास जो ईएमएफ होता है उसके लिए हमारे पास एक रिजल्ट है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमारे पास ईएमएफ के बराबर होगा। देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला ये भी देखा हुआ कि हमारे पास जो ईएमएफ होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होता है। ठीक है, ये एल के बता रहा है, लाइन इंटीग्रल को बता रहा है। अगर ये लाइन इंटीग्रल को उठा के रखते हैं अपने वैल्यू, तो देखो हमारे पास क्या आ गया, ई की जगह ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखो हमारे पास रिजल्ट आएगा इंटीग्रेट, नीचे दिख रहा है देखो यहां पर आ गया हमारे पास लाइन इंटीग्रल इंटीग्रेट ई डॉट डीएल इज इक्वल्स टू, यहां पर रखा हुआ आरएचएस में माइनस का डी अपॉन डी, और आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेट सरफेस इंटीग्रल, ये आ गया बी डॉट डी एस। बोलो इतनी बात की है, यहां तक कोई परेशानी? अब देखो यहां पर लाइन इंटीग्रल है, यहां पर सरफेस इंटीग्रल है, तो करना क्या है, हमें लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है। चलो जरा करके देखते हैं कन्वर्ट। देखो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करो। देखो यहां पर अब क्या करना पड़ेगा, जब लाइन से सरफेस में करते हैं तो जो कॉन्टिन्यूअस फील्ड होती है उस कॉन्टिन्यूअस फील्ड का कर्ल लिया जाता है। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या होगा हमारे पास, चलो इसको लिख देते हैं, ये फॉर्मूला कब यूज होता है। तो यहां पर हमारे पास है ई डॉट डीएल। ठीक है, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल में। ये लाइन इंटीग्रल था, लाइन को करोगे सरफेस में, तो क्या होगा, जो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फील्ड है इस कॉन्टिन्यूअस फील्ड का तुम्हें कर्ल लेना पड़ेगा, और ये डॉट आ जाएगा, और ये आ गया हमारे पास सरफेस इंटीग्रल। इतनी बात क्लियर है पे, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हटा के वापस लगा दो। तो देखो क्या करेंगे, ये हमारे पास लाइन इंटीग्रल था, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, सरफेस इंटीग्रल में। तो देखो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, इस लाइन इंटीग्रल की जगह ये वैल्यू लगाओ, तो आ गया हमारे पास सरफेस इंटीग्रल, ये आ गया हमारे पास डेल क्रॉस ई, और ये आ गया हमारे पास डॉट डीएस। ये किसके बराबर है हमारे पास, सरफेस इंटीग्रल। अच्छा ये माइनस डी अपॉन डी टी है, तो लिख लो यहाँ पे, ये आ गया हमारे पास माइनस का डी अपॉन डी टी, ये आ गया सरफेस इंटीग्रल, और ये रखा हुआ है हमारे पास डी डॉट डीएस। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया हमारे पास सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ई, और ये आ गया हमारे पास डॉट डीएस। जब देखो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के अंदर जाता है तो ये पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास इंटीग्रेट सरफेस इंटीग्रल माइनस, ये आ गया हमारे पास डेवर वी ओवर डेवर टी, डेवर वी ओवर डेवर टी, और ये आ गया डॉट डीएस। ठीक है, तो देखो दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रल आ गया, यहाँ पर इंटीग्रेंट क्या है, डेल क्रॉस ई, यहाँ पर आ गया माइनस का डेवर वी ओवर डेवर टी। तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा हमारे पास डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू आ गया माइनस डेवर वी ओवर डेवर टी। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब देखो इसी को तुम और आगे कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास जो b दिख रहा है, b की जगह म्यू नॉट h रखा जा सकता है। ठीक है, और आगे हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी। अच्छा इसके बाद हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आएगी। देखो एक बार फटाफट रिजल्ट ध्यान रखना, कुछ नया नहीं है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स लॉ देख के आए थे फैराडे का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उस लॉ को तुमने डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करा था, बस वही चीज है। हमने फिर से यहाँ पर क्या करा, लॉ को डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पास आ गया, ये थर्ड इक्वेशन है। अब देखो हमारे पास अगली इक्वेशन आती है फोर्थ इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इतनी बात क्लियर है?